आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि परिश्रम जो है ये वो चाबी है जो सौभाग्य के द्वार खोलती है। हम सब कहते हैं कि भैया जो सफलता मिलती है वो तो किस्मत वालों को मिलती है, किस्मत से मिलती है, लेकिन इस किस्मत की चाबी को भी बनाया जा सकता है और ये किस्मत की चाबी है परिश्रम। अगर आपने परिश्रम रूपी चाबी आपके पास है तो सौभाग्य रूपी खजाना आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपका सौभाग्य रूपी खजाना तो उदय होगा, लेकिन आपका सौभाग्य भी तभी उदय होगा जब आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। बिना मेहनत के तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पड़ेंगे करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण योजना का शुभारंभ किसने किया है, और ये शुभारंभ किया है नरेंद्र मोदी जी ने। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 अक्टूबर को। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में कौन से दो देश संघर्ष विराम के लिए सहमत हुए हैं, तो ये अजरबैजान और आर्मेनिया है। वहीं चौथा प्रश्न है कि हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है, ये मिला 8 समुद्र तटों को। वहीं पांचवा प्रश्न है कि आरबीआई ने किस बैंक के सीएमडी और आर के छिब्बर इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए और बढ़ाया है, तो ये जे जम्मू कश्मीर बैंक के सीएमडी हैं। छठवां प्रश्न है कि स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो ये असम में शुरू की गई है। और सातवां प्रश्न है कि किस राज्य में पहली मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के उषा का निधन हो गया है, और ये केरल की मुख्य न्यायाधीश थी। और आठवां प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, और ये राफेल नडाल ने जीता है। ये थे हमारे कल के पड़ेंगे करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने किसकी जयंती पर उनके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है, और ये 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके द्वारा राजमाता विजया राजे सिंधिया इनकी जयंती पर उनके सम्मान में 100 रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थी विजय राजे सिंधिया, ग्वालियर की राजमाता के नाम से ये विख्यात थे। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे या विश्व गठिया दिवस ये जो मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो हर साल 12 अक्टूबर को विश्व स्तर पर विश्व गठिया दिवस या वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के रूप में मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी कि आर्थराइटिस के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। जो नीति निर्माता है यानी कि पॉलिसीज बनाते हैं, हेल्थ पॉलिसीज बनाते हैं, उनको गठिया की समस्या को कम करने के लिए, मदद करने में लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। तो इसी के लिए 1996 में आर्थराइटिस और रूमेटिज्म इंटरनेशनल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और गठिया क्या है, तो ये एक प्रकार की सूजन है जिसमें जो शरीर के जोड़ है, खासकर घुटने वगैरह, वहां पर दर्द और कठोरता का कारण होता है, और उम्र बढ़ने के साथ ये समस्या और बढ़ती है। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि किसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया जाएगा, और ये पुरस्कार दिया जाएगा पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। तो डिटेल में देख लेते हैं ये कहाँ के और क्यों उनको पुरस्कार दिया जा रहा है। तो दोनों वैज्ञानिक, दोनों जो अर्थशास्त्री हैं वो अमेरिका के हैं, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन। तो इनको संयुक्त रूप से इस बार का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है, और दोनों ही अर्थशास्त्री कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन की बात करें तो इन्होंने नीलामी का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत में सुधार और नया नीलामी का जो प्रारूप है उसके आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए इन दोनों को चुना गया है। और अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार में से ये 6वां पुरस्कार है, और अंतिम रूप 1969 में इसको शुरू किया गया था। उससे पहले केवल 5 क्षेत्रों में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, और पहले ये दिया जाता था स्वेरिंग्स रिक्स बैंक के द्वारा पुरस्कार दिया जाता था। बाद में इसको नोबेल पुरस्कारों के रूप में व्यापक पहचान मिली, ये आप याद रखेंगे। बात करें नोबेल पुरस्कार की तो 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा केवल इन 5 क्षेत्रों में शुरू में दिया जाता था, और 1969 से इसको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने लगा। कौन देता है इसको, तो नोबेल फाउंडेशन, जो कि स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में देता है। बात पिछले करंट अफेयर की और इस साल के जितने भी नोबेल प्राइजेस मिले हैं उनकी करें तो नॉर्वे की नोबेल समिति ने 2020 का जो नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान किया है, और ये पुरस्कार दिया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो ये आप याद रखेंगे, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। दूसरा प्रश्न दूसरा था कि इस बार का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो कवयित्री लुईस ग्लुक को दिया जाएगा,
और वहीं बात करें रसायन के नोबेल पुरस्कार की, जो 2 महिलाओं को दिया जाएगा जीनोम एडिटिंग के लिए। ये महिलाएं हैं फ्रांस की एमेनुअल कारपेंटियर और अमेरिका की जेनिफर ए डुडना। वहीं अगर हम बात करें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की, तो ये दिया जाएगा 3 वैज्ञानिकों को, रोजर पेनरोस, राइनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। और किसके लिए? तो ब्लैक होल की खोज से जुड़ा हुआ है इनका ये पुरस्कार। चिकित्सा के लिए ये हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए अमेरिका के हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस और ब्रिटेन के माइकल ह्यूटन को दिया जाएगा। बात करते हैं चौथे प्रश्न की कि एवा मोटो एक दिन के लिए किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? और एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी है फिनलैंड की, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो 16 साल की आयु है इनकी एवा मोटो, इन्होंने लैंगिक समानता के बारे में, यानी कि जो पुरुष और महिलाओं के बीच में जो भेदभाव किया जाता है तो वो समान होना चाहिए, भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, इसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 अक्टूबर 2020 को एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने अपना पद संभाला। याद रखेंगे ये है वो लड़की जिसका नाम है एवा मोटो, जबकि ये वहां की प्रधानमंत्री है सना, ये आप याद रखेंगे, हालांकि ये भी एक महिला ही है। तो ये जो इन्होंने संभाला, गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम चल रहा वहां पर, इसके कार्यक्रम के रूप में भाग लिया। और इस अभियान का उद्देश्य है कि लड़कियों को डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा और अवसरों में, खासकर राजनीति वगैरह में उनको अवसर मिले, हर क्षेत्र में उनको पुरुषों के समान ही अवसर मिले, इसी को लेकर उनको इन्हें अभियान संभाला है। और ये दक्षिणी फिनलैंड के एक छोटे से गांव वैकेंसी की रहने वाली है। बात फिनलैंड की करें तो यहाँ की राजधानी हेलसिंकी है, राष्ट्रपति यहाँ की सना मरीन है, ये आप याद रखेंगे, और यूरो यहाँ की मुद्रा है। चलिए मैप में मैं आपको अब फिनलैंड लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको फिनलैंड जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको उत्तर पश्चिम में। आप देखेंगे ये यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है आपको, ये यूरोप है, और यूरोप में अगर आपको फिनलैंड देखना है तो यहाँ पर ये जो पिंक कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है ये फिनलैंड है, राइट। इसकी राजधानी यहाँ पर हेलसिंकी, जो कि गल्फ ऑफ फिनलैंड के पास में स्थित है। आसपास कौन कौन से देश है? तो इस तरफ देखेंगे तो ये जो है ये वाला देश आप देख पा रहे होंगे, ये स्वीडन है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये जो ब्लू कलर का देश है ये नॉर्वे है, और ये जो ग्रीन कलर का देश है ये रशिया है। इसके इस तरफ देखेंगे तो ये गल्फ ऑफ बोथनिया है, बोथनिया की खाड़ी, और फिनलैंड, इसके अलावा स्वीडन और नॉर्वे को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये तीनों देशों को जाना जाता है, राइट। इसमें डेनमार्क भी शामिल है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने आया, उससे पहले फिनलैंड से संबंधित मैं आपको बता दूं कि 3 सितंबर को भारत सरकार और फिनलैंड के बीच में भूविज्ञान और खनिज संसाधन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंजूरी भारत सरकार के द्वारा दी गई थी। तो ये आप याद रखेंगे। बात 5वें प्रश्न की होगी कि भारत ने किस देश की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 2,900 करोड़ रुपए के कर्ज देने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और भारत ये कर्ज देगा मालदीव को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो ग्रेटर माले, माले क्या है? मालदीव की राजधानी। तो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना, इसके क्रियान्वयन के लिए भारत और मालदीव ने 2900 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और ये मालदीव की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजना है। कोरोना काल में भी भारत ने मालदीव को $250 मिलियन की सहायता की घोषणा की थी। तो ये आप याद रखेंगे। बात मालदीव की करते हैं तो राजधानी यहाँ की माले है, राष्ट्रपति कौन है? तो इब्राहिम मोहम्मद सालेह है, और मुद्रा यहाँ की मालदीवी रुपया है। चलिए मैप में मैं आपको मालदीव ले चलूं, उससे पहले मैं आपको मालदीव से जुड़े हुए और बता देता हूँ कि भारत और मालदीव के बीच में पहली कार्गो फेरी सेवा संयुक्त रूप से शुरुआत की गई है अभी हाल ही में। 23 सितंबर की करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान $25 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है मालदीव की सरकार को, क्योंकि वहां की जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है वो पर्यटन है, और कोविड के कारण पर्यटन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। अब मैप में मैं आपको मालदीव लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको मालदीव जाना है तो नीचे दक्षिण की तरफ मूव करना पड़ेगा, और दक्षिण में हिंद महासागर के जो द्वीपीय देश हैं उन्हीं में मालदीव स्थित है। तो ये जो द्वीप है एक्चुअल में ये छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप यहाँ पर हैं, यहाँ पर मालदीव से स्थित है, जिसकी राजधानी यहाँ पर माले देख पा रहे होंगे, और भारत के लक्षद्वीप से ये काफी पास में है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने छठवां है कि भारत और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के लिए 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने ये राजस्थान के लिए इस पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए और
पैसे से राजस्थान में क्या होगा ये जान लीजिए। तो भारत और एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने राजस्थान के 14 जो छोटे शहर हैं उसमें समावेशी और सतत जल आपूर्ति और स्वच्छता का बुनियादी ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्वच्छता का और सेवाओं के लिए 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि इन 14 शहरों में समान अच्छे स्वच्छ जल की उपलब्धि दी जा सके और स्वच्छता के लिए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सके। इन सब कामों के लिए 30 करोड़ डॉलर जो है वो अमेरिकी डॉलर ऋण के रूप में प्राप्त करेगा किससे, एडीबी से, राजस्थान के लिए भारत। परियोजना का उद्देश्य क्या है कि छोटे शहरों में बेहतर गुणवत्ता और अधिक स्थायी जल आपूर्ति और स्वच्छता की सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके और इसके अनुसार 2027 तक कम से कम 8 छोटे शहरों में जल आपूर्ति की व्यवस्था में सुधार होगा और करीब 5,70,000 लोगों को इससे लाभ मिलने वाला है। बात एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की करें तो इसका मुख्यालय मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी है यहाँ पर स्थित है और स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1966 को। सदस्य देशों की बात करें तो 68 देश 68 देश इसके सदस्य हैं। सातवां प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं कि किस देश ने हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, और इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है रूस के द्वारा। यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो रूस ने 7 अक्टूबर को घोषणा की कि उसने एक नई हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल इसका सफल परीक्षण किया है और जिसका नाम रखा गया है टिसिरकून। अब यहाँ पर हाइपरसोनिक का मतलब है कि ध्वनि की गति से तेज उड़ने वाली ये मिसाइल है। एंटी शिप का मतलब है कि शिप वगैरह को ये उड़ा सकती है। और क्रूज मिसाइल के दो प्रकार होते हैं, एक होती है क्रूज मिसाइल और एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल कैसे काम करती है और बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करती है कि मान लीजिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट है और किसी मिसाइल को इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, उड़ाना है। तो इसके लिए क्या करेगी ये मिसाइल, जो अगर बैलिस्टिक मिसाइल होगी तो हवा में आसमान में उड़ेगी और आसमान में उड़कर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पहुंचेगी और यहां से एकदम से इसके ऊपर गिरेगी। तो ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल। जबकि क्रूज मिसाइल कैसे करेगी, सीधे इस प्रकार से इस ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करना प्रारंभ कर देगी और बीच में कोई जैसे कि पहाड़ आ गया तो ये पहाड़ को इस प्रकार से क्रॉस करने के बाद फिर से अपने रास्ते पर आ जाएगी। तो ये दोनों की वर्किंग कंडीशंस जो होती हैं और इसी के कारण जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है इसकी मारक क्षमता काफी ज्यादा होती है, जबकि जो क्रूज मिसाइल होती है उसकी मारक क्षमता यानी उसकी ज्यादा दूरी जहां तक वो पहुंच सकती है वो थोड़ी सी कम होती है। राइट, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये मिसाइल जो है मच 8 की गति पर प्रहार कर सकता है, यानी कि ध्वनि की गति से 8 गुना तेजी से ये प्रहार कर सकती है और समुद्र के साथ साथ जमीन पर भी 1000 किलोमीटर की सीमा के भीतर मच 9 गति के साथ साथ अपने लक्ष्य को भेजने में यानी कि ध्वनि की गति से 9 गुना तेजी से अपने लक्ष्य को ये भेद करने में सक्षम है। अगर रूस के साथ बात करें तो भारत ने रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल विकसित की है, ये आप याद रखेंगे। बात रूस की करते हैं तो यहाँ की राजधानी मॉस्को है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और मुद्रा यहाँ की रूबल है। चलिए मैप में मैं आपको रूस लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत और हमारे भारत से अगर रूस आपको जाना है तो आप ऊपर मूव करेंगे उत्तर में। उत्तर में देखेंगे चाइना है, चाइना के बाद ये मंगोलिया और मंगोलिया के ऊपर ये जो ग्रीन कलर का बड़ा सा देश आपको दिखाई दे रहा है यही रशिया है। रशिया एक्चुअल में दो देशों में, दो कॉन्टिनेंट्स में, दो महाद्वीपों में फैला है। अगर आप रशिया के इस वाले क्षेत्र में देखेंगे तो ये यूराल पर्वत श्रृंखला है और यूराल पर्वत श्रृंखला के आगे यूराल नदी निकलती है। तो ये यूराल पर्वत श्रृंखला और ये यूराल नदी है, ये इसको दो कॉन्टिनेंट्स में बांटती है। इसके पश्चिम वाला जो क्षेत्र है वो यूरोप में पड़ता है, जबकि इसके पूर्वी वाला क्षेत्र जो है वो पड़ता है एशिया में। राइट, तो पश्चिम में अधिकतर यहाँ की जनसंख्या निवास करती है, यही इसकी राजधानी मॉस्को है, ये आप याद रखेंगे। और दुनिया की सबसे लंबी जो रेलवे लाइन है जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, ये ऑलमोस्ट यहाँ पर चाइना के पास से इस तरफ से जो नॉर्थ कोरिया है इसके पास से शुरू होती हुई, यहाँ से शुरू होती हुई, ये जो आप माउस का कर्सर देख रहे हैं यहाँ से शुरू होती हुई और पूरे यूरोप के पास पहुंचकर ये मॉस्को पहुंचती है, ये मॉस्को के पास पहुंचती है। तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां है कि किस प्रदेश की कैबिनेट ने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है, और ये मंजूरी दी गई है दिल्ली की कैबिनेट के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो दिल्ली की जो सरकार है उसने कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है और इसके तहत आप किसी प्रोजेक्ट में अगर पेड़ों को हटाना है तो उसमें से 80% पेड़ों को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, यानी कि उन पेड़ों को वहां से उठाकर किसी दूसरी जगह लगाना होगा एज इट इज। और इसके अलावा जितने पेड़ काटे जाएंगे उससे 10 गुना पेड़ और लगाने होंगे। तो ये ग्रीन दिल्ली के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है और दिल्ली देश का ऐसा पहला प्रदेश है जहां ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी पास की गई है।
बात दिल्ली की करते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। बात पिछले करंट अफेयर की दिल्ली से करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एंटी एयर पॉल्यूशन कैंपेन का शुभारंभ किया था और 7 सितंबर के करंट अफेयर में मैंने आपको ये बताया था। बात 9वें प्रश्न की होगी कि पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण ने केंद्र राज्य सरकारों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने का निर्देश दिया है। तो ये किन किन राज्यों को दिया है? तो ये दिया गया है पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, यानी कि उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी ऑप्शन। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण है उसने पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा इन सरकारों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत जो वायु प्रदूषण की समस्या है उसको नियंत्रण करने के उपायों को लागू करने का निर्देश दिया है कि वो इन वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए उपाय करें। ये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की बात करें तो ये संस्थागत उपाय हैं, यानी कि इस प्रकार ये जो पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण है इसने वायु की गुणवत्ता को बिगड़ने पर क्या क्या चीजें अपनाई जानी चाहिए उसके लिए पहले से ही कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं और उन्हीं को आपातकालीन उपाय बनाए हैं, उन्हीं को लागू करने की बात इसमें कही गई है। उद्देश्य ये है कि जो पार्टिकुलेट मैटर है जिसे पीएम कहा जाता है, PM10 और PM 2.5, इसको मध्यम वायु गुणवत्ता सूचकांक से अधिक होने से रोकना है। इसके लिए अलग अलग एक मध्यम से लेकर फिर जो है अधिकांश उसकी तरफ जाता है, फिर अंत में जो 4 इसके पूरे स्टेजेस हैं और अंत में ये पहुंच जाता है आपातकाल में पहुंच जाता है। फिलहाल मध्यम वायु से खराब वायु की तरफ इसको पहुंचने से रुकना है। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि किसने ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 प्रतियोगिता जीती है और ये प्रतियोगिता जीती है लुइस हैमिल्टन ने, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो रेजर है लुइस हैमिल्टन, इन ये जो है मर्सिडीज की तरफ से के रेजर है, मर्सिडीज कंपनी है और ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं। तो इन्होंने जर्मनी में नूरबर्ग के नूरब्रिंगिंग में आयोजित 2020 ईफेल ग्रांड प्रिक्स जीता है और ये हैमिल्टन की इस सीजन की 7वीं जीत है और करियर की 91वीं जीत है। और इस मुकाम के साथ अब वे केवल माइकल शूमाकर के पास, अब तक केवल माइकल शूमाकर पहुंच पाए थे, यानी इन्होंने माइकल शूमाकर की जो रिकॉर्ड है उसकी बराबरी कर ली है। इस रेस में मैक्स वर्स्टैपेन जो है वो रेडबुल के नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, दूसरे स्थान पर है और डेनियल रिकार्डो जो कि रेनॉल्ट कंपनी के खिलाड़ी हैं और ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, तीसरे स्थान पर रहे हैं। ये था आज का हमारा करंट अफेयर। अब बात करें पिछले करंट अफेयर की तो बेल्जियम ग्रांप्री F1 2020 का खिताब भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है और लुइस हैमिल्टन ने ही फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रांप्री 2020 का भी खिताब जीता है। अब बात करेंगे हम कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत और किस देश के बीच दूसरा द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 3 अक्टूबर को उत्तरी बंगाल खाड़ी के बोंगो सागर में शुरू हुआ है और ये शुरू हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया और जो सही उत्तर लगाते हैं उनको बहुत धन्यवाद, जो उत्तर नहीं देते उनसे निवेदन के उत्तर जरूर दिया करें। आज का प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री ने किस प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये जो अटल सुरंग है ये किस प्रदेश में स्थित है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,